हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हमने क्लास 12 फिजिक्स का 9वां चैप्टर जो है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको जो मेन चीजें थी, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इन सबको हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे पढ़ा दिया था। तो आज का ये जो दूसरा वाला वीडियो है, दूसरी क्लास जो है आज की, इस पे हम पढ़ने वाले दर्पण के बारे में, दर्पण मिरर क्या होता है, और जिसमें पढ़ेंगे आपका गोली दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, और इसी में हम आपको दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं, जैसे मुख्य अक्ष की, फोकस दूरी की, मुख्य फोकस की, ठीक है, जितनी मतलब परिभाषा वक्रता की, वक्रता त्रिज्या की, सबको आज के इस वीडियो पे आपको अच्छे से समझाएंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आसानी से आप एक एक चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना, एक एक चीज की नोट्स बनाते रहना, आसानी से आप सारी चीजें सीख जाओगे, एकदम अच्छे से समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, मस्त तरीके से समझते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, और आप चाहो अगर इससे पहले वाला वीडियो देखना कि जो हमने इससे पहले पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, तो अगर वो वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दर्पण के बारे में। तो देखना है हमें दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखो दर्पण की बात करें तो साधारण भाषा में दर्पण तो आपने अपने घर में भी देखा है, जिसपे रोज चेहरा देखते हो। ठीक है, दर्पण क्या होता है, शीशा जो मिरर होता है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। इतना सिंपल सा सबको पता है कि दर्पण हमारे घर में, उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि अगर दर्पण की परिभाषा की बात हो कि दर्पण होता क्या है, तो दर्पण की परिभाषा ये कहती है कि दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है। दर्पण क्या होती है, जो मिरर होता है, एक चिकनी चमकदार सतह होती है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, आप देखो आपके पास जो दर्पण, उसमें प्रतिबिंब, जैसे हम मान लो दर्पण के सामने खड़े, तो दर्पण में क्या दिखता है, हमारा प्रतिबिंब दिखता है। हम दर्पण में दिख रहा है, मतलब जो आपको इमेज दिख रही है दर्पण पे, जो शीशे पे, जो मिरर पे आपको आपकी इमेज दिख रही है, उसे प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, क्या जो दर्पण के सामने आप मान लो खड़े हो, तो आपका जो वहां पे दर्पण पे दिख रही है इमेज, उसे प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है। दर्पण जो होती है, मान लो इस टाइप से आपके पास एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण एक चिकनी सतह होती है, इस टाइप से मान लो ये हमारे पास एक दर्पण है। ठीक है, ये एक चिकनी आपकी सतह है, चमकदार सतह है। इसमें एक तरफ जो होता है पॉलिश की हुई होती है। देखो इस टाइप से पॉलिश कैसे होती है, देखो एक तरफ आपका पॉलिश होती है इस टाइप से, ठीक है, पॉलिश की गई होती है, या आपका चिकनी सतह इधर की होती है। ठीक है, इधर साइड आप अपना चेहरा देखोगे, उधर क्या है, पॉलिश की गई सतह होती है। ठीक है, अब कहा गया कि यहाँ पे जब हम लोग मान लो ये हमारे पास दर्पण है, अगर इस दर्पण के सामने मान लो कोई वस्तु रखी है, या आप ही हो मान लो, ठीक है, आप ही मान लो इस दर्पण के सामने इस टाइप से हो। ठीक है, ये हम दर्पण के सामने है मान लो। ठीक है, अब आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आप खड़े हुए हो, ये दर्पण है, आपके पास जो मिरर है, ये हमारे पास क्या है, मिरर। अब बात आती है कि इस मिरर के सामने हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है। अब मान लो रात है, अभी यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, मान लो रात हो चुकी है, तो क्या आप खुद सोचो, आपके पास शीशे के सामने खड़े हो, रात है, रात में आपको अपना चेहरा उसमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों चेहरा दिखता है, जब आप यहाँ से लाइट मारते हो, जब यहाँ से आप प्रकाश देते हो, आपके चेहरे पे, अगर आपके शरीर पे प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो मतलब जब लाइट पड़ती है, हमारे चेहरे पे लाइट पड़ी, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो शीशे पे, मिरर पे जाके बनता है। ठीक है, अब जैसे हम खड़े हैं, हमने यहाँ से लाइट मतलब प्रकाश को भेजा, हमने पहले ही बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा आपको पढ़ाई थी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। कि अगर आपके पास मान लो कोई वस्तु, अगर आप उसको देखना चाहते हो, कोई भी वस्तु, मार्कर है या हम खुद है, अगर हमको देखना चाहते हो तो लाइट जल रही तभी देख रहे हो, अंधेरा हो जाएगा आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो अगर आपको अपना चेहरा देखना है या अपना प्रतिबिंब देखना है दर्पण पे, तो यहाँ से मान लो हमने यहाँ से क्या किया, लाइट भेजा, लाइट का मतलब प्रकाश को भेजा। ठीक है, तो आपको पता है जो आने वाला प्रकाश होता है उसे आपतित प्रकाश बोलते हैं या आपतित किरण बोलते हैं, और वो परावर्तित होने के बाद यहाँ पे जाके इस टाइप से यहाँ पे दर्पण पे क्या बना देती है, प्रतिबिंब बना देती। ठीक है, तो आपको पता चला आपका जो चेहरा शीशे पे या मिरर पे दिखता है, वो कैसे दिखता है, जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ता है, तब जाके आपका जो प्रतिबिंब होता है वो जाके दर्पण पे बनता है। तो वही परिभाषा यहाँ पे लिखी है, दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें, देख सकते हो ये आपके पास क्या है, ये दर्पण है, इस पे जो पड़ने वाली प्रकाश किरणें होती है वो परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। देखो यहाँ से जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा जिसका आपको देखना है,
तो यहाँ से जो प्रकाश है वो आपतित हो रहा है। अब इसके बाद आपको पता है परावर्तन के अनुसार कि जो आपका क्या होता है, मान लो कोई आपके पास परावर्तक पृष्ठ है, उसमें आपतित किरण इस टाइप से आती है, फिर वो परावर्तित होकर इस टाइप से वापस लौट जाती है। तो वही चीज कहा गया, जो परावर्तित किरण होती है वो वापस लौट जाती है और हमें प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पे दर्पण पे दिखाई देता है। ठीक है, तो दर्पण की परिभाषा क्या है? दर्पण एक चिकनी पालिशदार सतह होती है और इस पे प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब आपतित प्रकाश आता है फिर उसके बाद वो परावर्तित होके वापस लौट जाता है और हमें प्रतिबिंब जो होता है दर्पण पे दिखाई देता है। ठीक है, देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे खड़े या कोई वस्तु है, अगर हमें दर्पण पे प्रतिबिंब देखना है तो हम सामने से लाइट मारेंगे, ये जो प्रकाश आ रहा है उसे आपतित प्रकाश बोलेंगे और फिर ये परावर्तित होकर वापस लौट जाएगा और इस दर्पण पे हमें प्रतिबिंब जो होगा वो दिख जाएगा, इमेज जो होगी वो हमें इस दर्पण पे दिख जाएगी। ठीक है, तो दर्पण की परिभाषा सबको समझ में आ चुकी है। दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जिसपे पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है दर्पण के प्रकार की। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? पहला होता है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं। आपके घरों में जो दर्पण आप लोग देखते हो जिसमें अपना चेहरा, वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, ये पहला प्रकार है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं। और दूसरा होता है गोली दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है, जो कि होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा दर्पण की परिभाषा? सबसे पहले कि दर्पण क्या, एक चिकनी पालिशदार सतह है जिसपे हम अपना प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। और कैसे देखते हैं? जब उस पे आपतित प्रकाश आता है और वो परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, तब आपको उस दर्पण पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सबकी परिभाषा समझेंगे। आपको सबसे पहले जब कॉपी पे इतना नोट कर लेना, दर्पण और दर्पण के प्रकार। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कि आपका लाइट जब किसी वस्तु पे पड़ती है तब जाके उसका प्रतिबिंब दर्पण पे दिखता है। तो अब आप लोग इसकी परिभाषा यहाँ से नोट कर लो। अब इसके बाद आपको पहली हेडिंग लगानी है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं, क्या होता है? ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग पहला प्रकार जो है दर्पण का, समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है इसकी परिभाषा अच्छे से समझो। देखो, समतल दर्पण कहा गया जब कांच की पट्टिका मान लो कोई कांच की पट्टी या कांच की प्लेट आप ले लो, ठीक है, और उसके एक पृष्ठ भाग पे कलई कर दो। कलई का मतलब पालिश कर दो। ठीक है, उसके एक भाग पे आप कलई पालिश करके परावर्तक बना दिया जाता है, तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब कि आप क्या करो, इस टाइप से मान लो ये हमारे पास एक कांच की पट्टिका, ये हमारे पास क्या है, एक कांच की पट्टिका है। ठीक है, क्या चीज है ये? कांच की पट्टिका या कांच की एक प्लेट मान सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक कांच की पट्टिका है। इसमें करना एक तरफ आपको कलई कर देना। कलई का मतलब पालिश कर देना। ठीक है, एक तरफ आपको पालिश कर देना इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें पालिश कर देना है। ठीक है, तो इधर वाला जो आपका इधर वाला सतह होती है इसे पालिशदार सतह बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पालिशदार सतह बोलते हैं, पालिशदार सतह बोलते हैं। और इधर जो होता है इसे परावर्तक तल बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? परावर्तक तल बोल देते हैं। तो ये आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, इसे समतल दर्पण बोलते हैं और ये घर के यूज में काम आता है। ठीक है, परिभाषा है जब कांच की पट्टिका के पृष्ठ भाग पे कलई पालिश कर देते हैं, एक भाग पे आपको पालिश कर देना, तो इसे पालिशदार सतह बोलेंगे। और जो परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है, एक सतह पे पालिश करके परावर्तक बना दिया जाता है, तो इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो समतल दर्पण बन गया। कांच की पट्टिका है, एक तरफ पालिश कर दिया और इधर वाला तरफ परावर्तक बन गया, तो यही आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर होता है। और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? मान लो हमने बताया ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो इस टाइप से, ठीक है, और आपको अपना प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनेगा? आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु के आकार का बनता है। मान लो आप खड़े हुए हो सामने, तो आपके ही आकार का तो सी से प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? उदाहरण इसका घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण शीशा या साधारण दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण ही होता है। जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, घर में जो हमारे लगे हैं शीशे, वो क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण की परिभाषा समझ गए। जब कांच की पट्टिका के पृष्ठ भाग पे कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसके द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। और घर में इस्तेमाल होने वाला जो साधारण शीशा होता है वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो ये समझ चुके हो पहला प्रकार समतल दर्पण। फिर इसके बाद दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं, गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। अब चलते हैं गोली दर्पण की ओर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होता है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? ठीक है, अच्छे समझना, बहुत आसान है ये भी।
देखो गोली दर्पण दूसरा हेडिंग लगी है, गोली दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। गोली दर्पण नाम से पता चलता है ये कैसा दर्पण होगा, गोली होगा, इस टाइप से, गोले के आकार का होगा, ठीक है, इस टाइप से, इसे गोली दर्पण बोलेंगे, गोला होगा, ठीक है, जिसपे गोली दर्पण का मतलब जिसका आकार गोले के आकार का हो, ठीक है। परिभाषा लिखी गई है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं, जैसे ये, ठीक है। और जो आपके ये दोनों प्रकार है, देखो कहा गया गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कैसे बनते हैं, इनको बीच से आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आप काट देते हो तो इधर जो आपका बन जाएगा वो उत्तल दर्पण बन जाएगा, इधर अवतल दर्पण बन जाएगा, बस दोनों तरफ इनमें पॉलिश करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो कैसे, आप जैसे पहला है अवतल दर्पण जिसे कॉन्केव मिरर बोला गया। ये क्या होता है, वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर कलई होती है, कलई का मतलब पालिश होती है, तथा दबा तल परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, ध्यान समझना, वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे कलई होती है तथा दबा तल परावर्तक होता है, ठीक है। देखो इधर वाला आपका अवतल होगा, इधर वाला आपका अवतल होगा, इधर वाला अवतल होगा, ठीक है। ये इतना आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा इस टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है। देखो सही से बना दे, आधा जो होगा ये आपका अवतल होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये इसमें जो कहा गया, देखो परिभाषा पढ़ो, गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे कलई होती है और दबा तल परावर्तक होता है, मतलब इधर ये जो उभरा वाला है हिस्सा, इधर आपका कलई होती, पालिश होती, ठीक है। इधर साइड आपका क्या होती, पालिशदार सतह होती, इस टाइप से पालिश होती है, ठीक है। इधर पालिश होती है इस टाइप से, ठीक है। और इधर वाला तल परावर्तक होता है, ये परावर्तक होता है, और इधर पालिशदार सतह होती है, ठीक है। इधर पालिश की गई होती है, पालिशदार सतह होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसको बीच से काटा मान लो गोले को, तो आधा इधर का बचा, आधा इधर का, तो इधर वाला जो हिस्सा है इतना, ये इतना इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या होता है, इधर वाला हिस्सा आपका अवतल दर्पण होता है। इसमें बस आपका इधर वाला जो उभरा तल है, ये जो उभरा हुआ है, इसमें पालिश आपको कर देनी है, तो उभरे तल में पालिश होती है, और इधर वाली पालिशदार, इधर वाला परावर्तक तल होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। तो वही कहा गया, वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे कलई पालिश होती है तथा दबा तल परावर्तक होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग सेविंग मिरर के रूप में होता है। सेविंग मिरर जानते हो, सेविंग मिरर मतलब, सेविंग का मतलब दाढ़ी वाले, जो मान लो जैसे नाई की दुकान होती है जहाँ पे दाढ़ी बनाया जाता है, तो वहां पे जो मिरर लगे होते हैं, जो दर्पण लगे होते हैं, वो सेविंग मिरर कहलाते हैं। उनके यूज के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। उसके यूज के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। और जैसे मेकअप मिरर, जहाँ पे मेकअप वाला मान लो होता है ब्यूटी पार्लर, वहां पे जो मिरर लगे होते हैं, वहां पे भी अवतल दर्पण का यूज होता है। और दंत चिकित्सक का दर्पण, दंत चिकित्सक, दंत का मतलब दांत का, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है, जो वहां पे दर्पण लगा होता है, वो भी यही अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है। तो ये बात होती है कॉन्केव मिरर की, आपके अवतल दर्पण की। इसमें जो उभरा तल होता है पालिशदार होता है, और इधर वाला परावर्तक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये क्या होता है, वे गोली दर्पण जिसके दबे तल पर कलई होती है तथा उभरा तल परावर्तक होता है। इसका जस्ट उल्टा, मतलब इधर वाला ऐसे बना लो, ठीक है, इस टाइप से बना लो। कहा गया जिसके, यहाँ पे परिभाषा पढ़ो, जिसके दबे तल पे कलई होती, दबा तल ये वाला है, इधर साइड आपका कलई होगी, मतलब पालिश की गई होगी, इधर साइड आपका पालिश की गई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सही से बना दिया। कहा गया कि गोली दर्पण, वे गोली दर्पण जिसके दबे तल पर कलई होती, मतलब पालिश होती है। देखो इस टाइप से, ये इसके इधर साइड, ये जो दबा हुआ तल है, इस टाइप से जो दबा हुआ तल है, इसमें पालिश है, और इधर जो उभरा हुआ तल है, इसे परावर्तक तल बोला जाएगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। जस्ट उल्टा, अवतल दर्पण पे क्या है, इसमें उभरे तल पे पालिश होती है, और इधर वाला जो दबा तल होता है, जो इस टाइप से दबा हुआ है, ये परावर्तक कहलाता है। और इसमें इसका उल्टा, इसमें उभरे तल परावर्तक होता है और दबा वाला पालिशदार होता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। जो गाड़ी होती है जैसे बाइक है या कार है, उसमें जो बगल में शीशे लगे होते हैं, उनमें इसी उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। क्यों इसका यूज होता है, क्योंकि देखो इसमें बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण पे जैसे गाड़ी के बगल में जो साइड मिरर होता है, शीशा लगा होता है, चाहे बाइक पे हो या कार पे हो, मान लो जो शीशा लगा है उसमें जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही, बड़ी गाड़ी जैसे कार है, ट्रक है, ये सब चीज आ रही है, देखो शीशे में एकदम छोटी सी आंखें दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण का यही कार्य होता है कि बड़ी वस्तु का
छोटा प्रतिबिंब जाके बना देना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग गाड़ी के शीशे में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का, और इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहा था सेविंग मिरर में, ठीक है, क्योंकि ये अवतल दर्पण जो होता है ये प्रकाश किरणों को एक जगह एक बिंदु पे आके इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं, मेकअप मिरर के रूप में दंत चिकित्सक में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है सिंपल सा गोली दर्पण की, ठीक है, इसको आपको बनाना नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। गोली दर्पण की परिभाषा बताई, गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण यहाँ से सबसे पहले समझे कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं, मतलब पूरा गोला है तो उसे गोली दर्पण बोला जाएगा, आधा आधा बीच से काट दो तो अवतल और उत्तल अलग अलग हो जाएंगे। देख सकते हो गोली दर्पण दो प्रकार के, पहला अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर बोला गया, वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे कलई होती है तो उसे, और दबा तल क्या होता है, परावर्तक होता है, तो उसे अवतल दर्पण बोल दिया। ये देखो इस टाइप से ये अवतल दर्पण बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, अवतल दर्पण। फिर इसके बाद उत्तल दर्पण, वे गोली दर्पण जिसके दबे तल पे कलई होती है तथा उभरा तल परावर्तक होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, और इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। ये जो चित्र बना हुआ है ये आपका किसका है, ये है उत्तल दर्पण का, और ये जो चित्र बना हुआ है ये अवतल दर्पण का है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ लिए, गोली दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट कर लो। अब हम चलते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, चलते हैं आगे की ओर। तो अब देखते हैं हम लोग गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, इन सब की परिभाषाएं, ठीक है, अच्छे से देखते हैं। तो देख सकते हो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, हमने गोली दर्पण दो प्रकार के बताए, ठीक है, जिसमें एक कौन सा था, एक है आपका ये वाला दर्पण, ठीक है, जिसे बोला गया अवतल दर्पण। क्या बोला गया, अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें इधर का ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है ये इसमें पालिश होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, पालिशदार होती है, और इधर वाला क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या चीज है, अवतल दर्पण। इसमें यहाँ पर से देखो ये जो अवतल दर्पण है इसमें यहाँ पर से बीच से एक रेखा जाती, ठीक है, इस रेखा को बोला जाता है, ध्यान समझना, इसमें एक बीच से रेखा जाती है जिससे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मुख्य अक्ष, इसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। इन्हीं सबकी परिभाषा है, ध्यान से समझोगे आसान रहेगा, ठीक है। गोली दर्पण की यहाँ पे बीच से जो रेखा जाती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये जो दर्पण होता है इस दर्पण का एक यहाँ पे मध्य बिंदु होता है बीच में, जिसे दर्पण का ध्रुव P बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव P बोलते हैं। एक एक चीज समझो, परिभाषा है, समझा देंगे अभी, ठीक है। ये दर्पण हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे इस दर्पण से होकर जाने वाली एक रेखा होती है जिसे मुख्य अक्ष रेखा बोलते हैं, और दर्पण पे यहाँ पे बीच में एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव P, ठीक है। और यहाँ पे जो दर्पण है ये इसे M1 M2 बोला जाता है, ठीक है, ये M1 M2 दर्पण है हमारे पास, और ये M1 M2 क्या है, M1 M2 को इसे क्या बोलते हैं, M1 M2 को इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक, ठीक है। यहाँ पे जो M1 M2 लिखा है, मान लो हमने कहा ये हमारे पास एक दर्पण M1 M2 है, तो ये जो M1 M2 इसे क्या बोला जाएगा, M1 M2 यहाँ पे दर्पण का द्वारक है, ठीक है, इसे बोला जाता है दर्पण का द्वारक। यहाँ पे जो दर्पण के बीच में बिंदु इसे बोला जाता है दर्पण का ध्रुव P, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष की रेखा है। इतना सबको समझ में आया, एकदम आसान है, अभी परिभाषा बताएंगे। अब आपको पता है गोली दर्पण, ये जैसे अवतल दर्पण एक गोले का भाग था, एक गोले से ही तो काट के बनाया गया अवतल और उत्तल, इसमें बीच से काटा तो इधर वाला क्या हो गया, उत्तल, इधर वाला क्या हो गया, अवतल हो गया, सबको पता है। तो आपको पता है गोला है तो गोले का कुछ केंद्र भी होगा, गोले में एक केंद्र होता है O, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी एक केंद्र होता है, यहाँ पे केंद्र O नहीं, यहाँ पे एक केंद्र होता है C। इस गोला, ये जो गोला है आपका अवतल दर्पण, ये आधा काट के तो बनाया गया था, इसको आधा काटोगे बीच से, इधर वाला उत्तल इधर वाला अवतल, तभी तो बना था, तो इसका जो केंद्र होगा उसे माना गया C, ठीक है। और इसे बोले जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोले जाता है, वक्रता केंद्र, मतलब गोली दर्पण जिस भी, मतलब ये जो अवतल दर्पण है, जैसे अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। जो अवतल दर्पण है अगर इसे पूरा बनाओगे तो इस टाइप से गोला बन जाएगा, तो गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C, और ये जो ध्रुव P है इसके बीच की दूरी होती R, इसके बीच की दूरी कितनी होती, R होती है, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें, इन्हीं सबकी परिभाषा अभी पढ़नी है आपको, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले M1 M2 दर्पण का द्वारक होता है, फिर यहाँ पे बीच से जाने वाली एक रेखा होती है जिसे मुख्य अक्ष की रेखा बोलते हैं, यहाँ पे दर्पण पे एक बीच पे बिंदु होता है जिससे हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। फिर हमने कहा दर्पण एक, ये जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है ये गोले का भाग होता है जिसका एक केंद्र होता है C, जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं,
ये जो ध्रुव P है और C के बीच की दूरी को R बोलते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और इसी में एक चीज और होता है, यहाँ पे केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ पे एक फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है, F होता है फोकस, इसे बोलते हैं दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस, इसमें क्या होता है, फोकस में अगर यहाँ से मान लो आती हुई किरणें हैं तो ये फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें फोकस से होकर गुजरती है, जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष अगर इसके समांतर यहाँ से किरणें आ रही है तो ये जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण, ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे बोला जाएगा दर्पण का फोकस। क्या बोला जाएगा, दर्पण का फोकस। ठीक है, ये क्या है, इसे मुख्य फोकस बोल सकते हो F, मुख्य फोकस F बोल सकते हो, या दर्पण का फोकस बोल सकते हो। ये चीज याद रखना। और एक चीज यहाँ पे और याद रखना है, क्या चीज, ये तो दर्पण का फोकस F हो गया, और यहाँ से एक चीज और होता है, ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को स्मॉल f कहते हैं, इसे फोकस दूरी बोला जाता है। इतनी चीजें हैं आपके पास, देख लो ध्यान से। हमने कहा यहाँ से जो प्रकाश किरण आती है, अभी आगे जब हम लोग प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, जितने भी प्रकार के हैं उन पे आपको पता चलेगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। और ये फोकस जो होता है केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ पे F होता है। ठीक है, कैपिटल F फोकस है, ये क्या है, फोकस, इसे मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे जो ध्रुव है और फोकस, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। इस ध्रुव और इस f के बीच की दूरी को स्मॉल f बोलते हैं, फोकस दूरी। ये अवतल दर्पण पे जैसा है वैसा ही सेम उत्तल दर्पण पे होता है, उसमें भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, उत्तल दर्पण पे भी सेम है, इस टाइप से अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण आपको पता है इस टाइप से बनता है। ये क्या चीज है हमारे पास, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या चीज है, उत्तल दर्पण। इसमें इधर की सतह पालिशदार होगी, इधर की पालिशदार होगी ना, इस टाइप से। तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये चीज आप देखो, इसमें यहाँ पे, इसमें भी यहाँ से जो बीच से जाती हुई रेखा होगी उसे क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष की रेखा बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष की रेखा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष की। उसी प्रकार से इसमें भी दर्पण में यहाँ पे M1 M2 जो होगा उसे दर्पण का द्वारक बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दर्पण के बीच में यहाँ पे बिंदु होगा उसे P बोला जाएगा, दर्पण का ध्रुव। जैसे यहाँ पे P बिंदु को ध्रुव बोला गया, वैसे यहाँ पे P बिंदु को ध्रुव बोला गया। इसमें भी एक केंद्र होगा, लेकिन देखो इसका मुंह इधर की तरफ है तो इसका केंद्र इधर की तरफ होगा, इसका मुंह इधर की तरफ था तो इसलिए केंद्र इधर की तरफ था, लेकिन इसमें इधर की तरफ है इसलिए ये आपका देखो गोला अगर बनाओगे तो इधर जाके कहीं गोला बनेगा, तो गोला जब यहाँ बनेगा तो केंद्र यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें अगर गोला बनाते तो यहाँ पे जाके बनता तो इसका केंद्र यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रख रहा है, अवतल दर्पण पे केंद्र इधर होगा, उत्तल दर्पण पे वक्रता केंद्र उधर होगा। ठीक है, ये चीज। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारे पास एक वक्रता केंद्र है जिसे बोला गया C। ठीक है, इसे ये C यहाँ पे क्या वक्रता केंद्र है, और आपको यहाँ पे देखो ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। और एक चीज हमने और बताया, क्या बताया, यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे R। R क्या है, यहाँ से वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोल दिया इस टाइप से। ठीक है, जैसे उसमें वैसा सेम इसमें। ठीक है, अब इसके बाद फोकस इसका भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो फोकस बनेगा, इसमें देखो, ठीक है, इसमें जो फोकस बनेगा आपका वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस F होगा, और इसके बीच की जो दूरी होगी उसे स्मॉल f फोकस दूरी बोला जाएगा। मतलब जैसा इसमें है वैसा सेम उसमें है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये F क्या है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है या फोकस बिंदु बोल सकते हो, मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। ठीक है, इस टाइप से। अब इन्हीं सबकी परिभाषा है, जैसे अवतल दर्पण है और इधर वाला ये कौन सा दर्पण है, इसे उत्तल दर्पण बोला गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण बोला गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कुछ चीज अलग नहीं है, आपने देखा, देखो क्या देखा कि ये दर्पण है, इसमें M1 M2 को द्वारक बोला गया, इसमें M1 M2 को द्वारक बोला गया। ठीक है, दर्पण के बीच में एक बिंदु P है जिसे ध्रुव बोला गया, यहाँ पे भी वही किया गया। यहाँ पे जो जाने वाली रेखा, दर्पण से जो जाने वाली रेखा है उसे मुख्य अक्ष की रेखा बोला गया, यहाँ पे भी सेम चीज है। फिर हमने क्या देखा कि दर्पण का एक केंद्र होगा, इसका केंद्र C है जिससे वक्रता केंद्र बोला गया, इसका केंद्र C है जिसे वक्रता केंद्र बोला गया। फिर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R बोला गया, वक्रता त्रिज्या। वैसे ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को R बोला गया, वक्रता त्रिज्या।
फिर यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने कहा केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यही से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये फोकस है और फोकस ये जो एफ फोकस है और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी एफ बोला गया, ठीक है, स्मॉल एफ। ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, ठीक है। तो इन्हीं सब परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वक्रता गेंद की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, ध्रुव की परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा, फोकस दूरी की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा, इन सब की परिभाषाओं के बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग आपने लगा ली है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है। अब उसमें सबसे पहले चित्र आपको बना लेने हैं दोनों, ठीक है। इन चित्रों को बना लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये अवतल दर्पण बना हुआ है, ये उत्तल दर्पण बना हुआ है। अब हम आपको यहाँ पे परिभाषाएं लिखते हैं, फिर अच्छे से एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इन्हें नोट कर लो, इनको कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। आप देखो आगे, ठीक है। तो अब हम उन परिभाषाओं को देखते हैं अच्छे से। तो देखो हमारे पास पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जो भी पढ़ा था कि मान लो कोई भी दर्पण है, जैसे दर्पण था, यहाँ पे बीच में जो पॉइंट पी था उसे ध्रुव बोला गया, तो वही परिभाषा यहाँ पे लिखनी है ध्रुव की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोई भी गोली दर्पण है, जैसे ये हमारे पास मान लो एक गोली दर्पण है, ठीक है, चाहे अवतल हो या उत्तल। हमने कहा ये जो गोली दर्पण है, आपको पता है एक तरफ पालिशदार सतह होती है और इधर परावर्तक तल होता है, ये सबने पढ़ लिया है, ठीक है। अब कहा गया परावर्तक तल जो ये है, इसके मध्य बिंदु को P बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो परिभाषा ये है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आसान है दर्पण के ध्रुव की परिभाषा कि दर्पण में जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु P को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र। तो हमने बताया था ये जो आपका दर्पण है ये किसी गोले का भाग होता है और इसमें यहाँ पे बीच में जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र C बोलते हैं। तो वही परिभाषा है वक्रता केंद्र की कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं। जैसे समझाया वही चीज है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा, आपको पता है गोले में एक केंद्र होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं। और फिर इसके बाद परिभाषा आती वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो आपने देखा था यहाँ पे दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी थी उसे ही हमने R बोला था, वक्रता त्रिज्या। तो वही लिखा ध्रुव मतलब P, ध्रुव क्या था P तथा वक्रता केंद्र क्या था R, सॉरी वक्रता केंद्र क्या था C, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, ठीक है। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। सभी परिभाषा इंपॉर्टेंट है और ये जरूर याद रखना कि जैसे वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी है। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, मुख्य फोकस को F से, फोकस दूरी को स्मॉल f से, ये सब याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा है? तो कहा गया दर्पण के ध्रुव मतलब P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष PC कहलाती है। आपको पता है ये दर्पण था, यहाँ पे P पॉइंट था, यहाँ पे C पॉइंट वक्रता केंद्र था, इसको मिलाने वाली जो रेखा P और C को जो मिलाने वाली रेखा उसे मुख्य अक्ष बोला था और यहाँ से PC रेखा को ही मुख्य अक्ष बोला गया, मुख्य अक्ष PC कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा लिख लो, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। कहा गया दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक परिभाषा आ जाती अभिलंब की। दर्पण में अभिलंब क्या होता है? तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, ठीक है। जो गोली दर्पण था ये गोली दर्पण है, ठीक है, और ये इसका वक्रता केंद्र C है, ये इसकी मुख्य अक्ष की रेखा है। तो मान लो अगर गोली दर्पण पे कोई बिंदु है, मान लो यहाँ बिंदु या कहीं पे बिंदु हो, अगर गोली दर्पण पे कोई बिंदु है और उसको आप इस केंद्र C से मिला दो, तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसे बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है? इसे अभिलंब, ठीक है। क्या कहा हमने ये कहा मान लो गोली दर्पण जो है उसमें कोई बिंदु है और उस बिंदु से आप क्या करो, एक रेखा खींचो जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जाए
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। लिखा है गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता गेंद से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। देख लो गोली दर्पण पे एक बिंदु है, इसको वक्रता गेंद सी से जो मिलाने वाली रेखा, इसे हमने अभिलंब बोला है। ठीक है, तो ये होती है अभिलंब की परिभाषा। ठीक है, तो इस टाइप से अभिलंब की भी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद ये कुछ परिभाषाएं हुई हैं जिसमें दर्पण का ध्रुव, वक्रता गेंद, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अभिलंब। अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं जैसे मुख्य फोकस वाली और फोकस दूरी वाली। ठीक है, तो अब उनको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, इनको आगे नोट कर लेना। ठीक है, अब 6वें नंबर से मुख्य फोकस और फोकस दूरी की परिभाषा देख लेते हैं, नोट करो। ठीक है, अब जो कुछ परिभाषा है जैसे मुख्य फोकस वाली और फोकस दूरी वाली, इसको भी देख लेते हैं। देखो अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो हमने बताया था कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दर्पण था आपके पास, यहाँ पे आपके पास मुख्य अक्ष था, यहाँ पे वक्रता गेंद सी था। हमने कहा अगर मुख्य अक्ष से आती हुई किरणें हैं इस टाइप से, ये मुख्य अक्ष की रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, यहाँ पे जिस बिंदु से गई उसे दर्पण का फोकस एफ बोला जाता है। ठीक है, तो वही चीज परिभाषा लिखी, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात। ठीक है, परावर्तन में क्या होता है, सिंपल इस टाइप से किरण आती है और फिर परावर्तित होकर वो इस तरह से चली जाती है। ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे किरण इस टाइप से आई और ये परावर्तित होकर इस टाइप से चली गई। ठीक है, तो वही लिखा है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई। फिर 7वां नंबर फोकस दूरी की परिभाषा। कहा गया गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण में ध्रुव कहाँ पे, ये ध्रुव P और F के बीच की दूरी को हमने बताया स्मॉल f बोलेंगे फोकस दूरी। तो वही चीज लिखा गोली दर्पण के ध्रुव मतलब P तथा मुख्य अक्ष के फोकस, मुख्य अक्ष का फोकस क्या F, इसके बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, तो इस टाइप से गोली दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अभिलंब, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, सभी को हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, आज की क्लास पे इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये जितना चीज आपको पढ़ाया इनको कॉपी पे अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से सब कुछ तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब आगे की जो है वो कल बात करेंगे। ठीक है, इनको हमने बताया ना, सबको अच्छे से नोट्स बना लेना और एक एक चीज आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है यार, क्योंकि जितनी चीज पढ़ाया आपको पूरी कोशिश की कि अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपको अच्छे से एक एक चीज तैयार भी कर लेना जिससे आपको आगे किसी भी टॉपिक पे दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें ये जरूर तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको भी। और एक काम और करना है आपको, क्या चीज, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जो आपके दोस्त हैं पास भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी अगर पढ़ना चाहे तो इस वीडियो को देख के अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से सबके पास शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है, नोट कर लो इसे, मिलते हैं आगे।